नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इवन दो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं गए यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली सेशन को अटेंड करने के लिए, मगर मैं आपको बता दूं इस बार का सेशन इट वाज वाइल्ड, इट वाज इनसेन। जो चीजें आज के समय हो रही है, किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहली बात तो कोलंबिया देश, आपने देखा होगा, साउथ अमेरिका का बहुत ही फेमस देश है कोलंबिया। इनके प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क में जाते हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर मंच पे खड़े होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते हैं कि इस आदमी की वैसी ही लेगेसी है जैसे हिटलर की थी और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस आदमी के अगेंस्ट। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इन्हीं के देश में कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेत्रो ने ये बोला है। अब तक का मैं कहूंगा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बाय अ फॉरेन लीडर। इतना ही नहीं, ये भी देखने को मिला कि जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, जो इससे पहले आपको याद होगा जब भारत में आए थे, इन्होंने ये भी कह दिया था कि मुझ में इंडियन डीएनए है। इन्होंने यूएन में खड़े होकर हाथ जोड़कर ओम शांति शांति ओम भी बोला और ग्लोबल पीस के बारे में बात करी। बहुत सारी चीजें हुई है। डिस्कस करते हैं द हाइलाइट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन 2025। ना पहले तो हम बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप के लिए इस बार का यूएनजीए सेशन काफी अजीबोगरीब रहा। एक तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि इन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, हिटलर बोल दिया इनको उनके खुद के देश में। उसके अलावा ट्रंप जब अपना स्पीच देने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उसी वक्त एस्केलेटर रुक जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे, आई मीन वैसे एस्केलेटर काम कर रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। जैसे ही ट्रंप चढ़ेंगे, स्टॉप्ड, द एस्केलेटर स्टॉप्ड। और फिर ट्रम्प को मेहनत करनी पड़ी और सीधा यहाँ पे चढ़ना पड़ा। काफ़ी कैलोरीज भी यहाँ पर इन्होंने बर्न करी। और अगेन देखिए, ट्रम्प बहुत गुस्से में थे और इसका एक रीज़न भी है। यूएन के इन्होंने $500 मिलियन की बजट में कटौती करी है, जिसकी वजह से यूएन में 20% जॉब्स अब कम हो गई हैं। और ट्रम्प ओवरऑल भी यूनाइटेड नेशंस को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनका ये मानना है कि यूएन आज के समय कहीं पर पीस स्थापित कर नहीं पा रहा। और ट्रंप जो खुद कहते हैं कि इन्होंने 7 वॉर्स को रुकवाया है, जो अगेन कोई कंफर्म्ड इनका यहाँ पे आप कह लीजिए दावा नहीं है, बट डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात दोहराते हैं कि इन्होंने 7 वॉर्स रुकवाई है अपने सेकेंड टेन्योर में। और यूनाइटेड नेशंस को खुद नॉमिनेट करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को फॉर द नोबेल पीस प्राइज। तो ओवरऑल ट्रंप के लिए ये सेशन काफी खराब था। और डोनाल्ड ट्रंप जब स्पीच भी दे रहे थे ना, उस टाइम भी जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो काम करना बंद कर गया और ट्रंप ने एंड में बोल ही दिया कि यही दिया है मुझे यूनाइटेड नेशंस ने, टूटी हुई सीढ़ियां और टूटे हुए एस्केलेटर्स। I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. ना यूनाइटेड नेशंस को कोसने के अलावा ट्रंप ने यहाँ पर यूरोप को एक वार्निंग दी है कि योर कंट्रीज आर गोइंग टू हेल। ट्रंप ने कहा है कि मास इमिग्रेशन हो रहा है आज के समय यूरोप में, जिससे जो नेटिव पॉपुलेशन है वहां पर वो लंबे समय तक मेजोरिटी होल्ड नहीं कर पाएगी। मतलब बेसिकली यूरोप को वार्न किया है कि बाहर से बहुत सारे लोग आप ला रहे हो, तो जो यूएस की नीतियां हैं वही आपको फॉलो करनी होगी। और साथ ही साथ मुझे एक बात अच्छी लगी ट्रंप की स्पीच की, इन्होंने यूरोप को भी बोला कि यूरोप भी आज के समय रशिया का ऑयल नेचुरल गैस परचेज कर रहा है, ये रोकना होगा। हालांकि ये अलग बात है, जब इनका स्पीच खत्म हुआ, ये जा रहे थे, एक जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि आप भी तो रशिया से यूरेनियम परचेज कर रहे हैं, वो भी 700-800 मिलियन डॉलर्स का। ट्रंप के पास उसका जवाब था नहीं। सो अगेन ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ना कि रशिया से कौन परचेज कर रहा है, ये इतना वीक है क्योंकि लिटरली यूएस खुद रशिया से परचेज कर रहा है बहुत सारी चीजें। और इसके बेसिस पर किसी कंट्री पे टैरिफ लगाना, इंडिया चाइना को कॉल आउट करना, दिस इज द वीकेस्ट स्टेप इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी सो फार। और अब मैं ये भी देख रहा हूं कि जैसे जैसे महीने बीतते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैचर है एज द यूएस प्रेसिडेंट ये गिरता जा रहा है। ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से बोला है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करो ट्रंप की, कि किस तरीके से ये कैरेबियन में स्ट्राइक्स कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मिलिट्री को कहा कि
कोई भी तुमको संदिग्ध शिप दिखती है, लग रहा है कि ये ड्रग कार्टेल की है, ये ड्रग्स लेके आ रही है यूएसए में, उसको तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तुम्हें प्रूफ दिखाने की भी जरूरत नहीं है ना। ये बात कई लोगों को सही नहीं लगी, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट, ट्रायल, ये सब लोग डिजर्व करते हैं। ये सीधा एक शिप को देखकर डिस्ट्रॉय कर देना, ये काफी नए टाइप की एक पॉलिसी है ट्रम्प की, और इसलिए कोलंबिया समेत कई लीडर्स ने इनडायरेक्टली ट्रम्प की आलोचना करी है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने तो सीधा सीधा यही कह दिया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करवाओ इनकी। ना फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की। इन्होंने कमाल ही कर दिया। मैं एक्चुअली सोच रहा था पीएम मोदी ने भी आज तक ऐसी बातें नहीं बोली होगी यूएन में। आई मीन इंडिया का कोई लीडर बोलना स्टार्ट कर दे ऐसा, तो आई थिंक इंडिया में ही काफी आलोचना स्टार्ट हो जाएगी। बट इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, द कंट्री विद द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इनके प्रेसिडेंट यूएन में जाते हैं और संस्कृत में ग्रीट करते हैं यहाँ पे सबको, और उसके बाद ओम शांति बोलते हैं अपने स्पीच के एंड में, और कहते हैं कि आज के समय ग्लोबल रिलीजियस यूनिटी की आवश्यकता है। ये जीव अलग है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, ये सब छोड़कर वी ऑल नीड ग्लोबल रिलीजियस यूनिटी, और एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। आई थिंक अगर सब लोग इनकी तरह सोचते ना, जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल रिलीजियस यूनिटी एक रियलिटी बन सकती थी। ये इनकी जो वीडियो है ये देखिए। Forefathers, our journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. ना ये एक बात नोट करिएगा, पहले इन्होंने जो इस्लामिक तरीका है गुड बाय कहने का, वो यहाँ पर बोला। फिर शलोम बोला है। शलोम ज्यूज बोलते हैं, इजराइल के लोग बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है आज के समय इजराइल गाजा टेंशन के बीच में शलोम बोलना। ये दिखाता है कि इनकी इंटेंशन क्या है, कि रिलीजियस यूनिटी अगर हमको एक्वायर करनी है तो कि किस तरीके से एक दूसरे के रिलीजन को, एक दूसरे की जो मान्यता है उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God आई डोंट थिंक ऐसा दृश्य यूएन में आज से पहले कभी देखा है। दिस इज रियली हिस्टोरिक, और इट रियली सेट्स एन एग्जांपल कि वर्ल्ड लीडर्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एट द इंटरनेशनल लेवल। ना एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हो सर आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो इनकी, ओम शांति तो बोल दिया इन्होंने। इन्होंने जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिकल, उसका सोल्यूशन थोड़ी ना दिया है। सबको मिल के रहना चाहिए, तो कोई भी बोल देगा। सोल्यूशन दो ना, कि इजराइल गाजा का इशू रिजॉल्व कैसे करे। उसमें भी दिस मैन सेड समथिंग ब्रेव, ट्रूली ब्रेव, जेन्युइनली रिस्पेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ पे इन्होंने ये तक कह दिया, मैं 20,000 सैनिक भेजने को तैयार हूँ गाजा की तरफ। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ह्यूज आर्मी है। ये कह रहे हैं 20,000 सैनिक इंडोनेशिया के मैं खुद भेजूंगा, ताकि गाजा की वो रक्षा करे, यहाँ पे पीस को वो बचा कर रखे। और साथ में ये भी बोला कि इस्लामिक कंट्रीज को भी इंश्योर करना होगा कि इजराइल भी सेफ रहे। सिर्फ एक तरफा नहीं कि गाजा सेफ रहे, वी मस्ट ऑल्सो इंश्योर कि इजराइल के लोग भी सेफ फील करें। ये इनकी क्लिप देखिए। We must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace. Real peace. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. ना इजराइल के कई मिनिस्टर्स, कई जो इनके जर्नलिस्ट हैं, ये आज के समय ये वीडियो शेयर कर रहे थे कि थैंक यू इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। ये आई मीन दिस इज व्हाट बीइंग अ वर्ल्ड लीडर शुड बी अबाउट। इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, इस तरीके से पब्लिक कंसेंसस बिल्ड होता है। सो अगेन आई थिंक दिस वाज द हाईलाइट ओवरऑल। और बाकी मैं आपको प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों का स्पीच इससे पहले की वीडियो में दिखा चुका हूँ, जहाँ पे इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है फिलिस्तीन को एज एन कंट्री। और उसके अलावा जेलेंस्की भी यहाँ पर है। जेलेंस्की ने यहाँ पर एक वार्निंग दी है दुनिया को, हमेशा की तरह इन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन इज ओनली द फर्स्ट। रशिया आने वाले समय में कई देश कब्जा आएगा, यूक्रेन बस पहला है। तो इसलिए पूरी दुनिया को आज के समय यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। तो काफी हद तक जेलेंस्की का जो स्पीच यूजुअली होता है यूएन में, उसी लाइन पे इन्होंने यहाँ पर बात करी है। ना अभी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनका स्पीच अभी आना बाकी है। देखना होगा वो यहाँ पर क्या कहते हैं। होपफुली कुछ नया बोलेंगे, कुछ अनयूजुअल, कुछ एक नई चीज बात यहाँ पे सामने रखेंगे। नहीं तो
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत सेफ, काफी हद तक अभी हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएस के साथ रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब ना हो जाए बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि डॉक्टर अजय शंकर यहाँ पर क्या कहते हैं। कुछ अपडेट्स होती हैं तो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। नाउ 20 से 30 साल की उम्र बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि कई लोगों को पता नहीं लगता कि अपना करियर कहाँ आगे बढ़ाएं, कहाँ जॉब करें। वेल, मैं आपको ये बता दूं, एज ए डेटा एनालिस्ट भारत में कई लाखों लोग काम कर रहे हैं आज के समय और अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं। और आपका अगर सवाल यह है कि एक डेटा एनालिस्ट कोई बनता कैसे है, देखिए, डेटा एनालिस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्रीज नहीं चाहिए। डेटा एनालिस्ट प्राइमरली एक आदमी बन सकता है अगर वो अच्छे से एसक्यूएल, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि पावर बीआई, टैब्ल्यू, ये अच्छे से अगर उसको समझ में आ गया तो बिल्कुल वो डेटा एनालिस्ट बन सकता है। वो ना सिर्फ भारत, वो यूरोप में, यूएस में कहीं भी काम कर सकता है। और कई रिपोर्ट्स हमको ये बताती है कि डेटा एनालिस्ट की जो डिमांड है ये लगातार 20 से 25% बढ़ती रहेगी 2030-40 तक। एक काफ़ी हद तक फ्यूचर प्रूफ करियर चॉइस है। और करियर 247 में हम आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स विद जनरेटिव एआई। हम इस कोर्स के अंडर आपको एसक्यूएल, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, इन सब के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देंगे, इन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे ताकि आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट कल को बन पाएं। और ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपने कोर्स परचेज कर लिया फिर बस आप हैं और आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, बस कमरे में बैठ के वीडियोस देख रहे हैं। नहीं, यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस में बहुत से और एस्पिरेंट्स होंगे जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं आपकी तरह। आप उनको देखकर इंस्पायर्ड फील करोगे। यू विल फील पार्ट ऑफ बीइंग इन ए कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वांट टू सक्सीड एज डेटा एनालिस्ट। और मैं ये भी ऐड कर दूं कि पहली बार करियर 247 नवरात्रि के पावन अवसर पे एक स्पेशल सेल आपके लिए लेके आया है। 25% डिस्काउंट ऑन आवर डेटा एनालिस्ट कोर्सेज। यूजुअली ये डिस्काउंट 10% के आसपास होता है अगर आप यूज करते हैं कोड PD10, बट अभी ये डिस्काउंट हो चुका है 25%। एक मैसिव ड्रॉप इन प्राइस है। तो आपको करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको पिन्ड कमेंट में लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिस्ट का। यहाँ पर इस लिंक पर करिए क्लिक और सीधा सीधा आपके सामने ये पेज खुल जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पे जो अपनी जानकारी है, फ़ोन, ईमेल आईडी, नंबर, ऑफ कोर्स विद द कोड PD10, ये आप डाल दीजिए ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो आपकी बातचीत है इन द फ्यूचर डिस्काउंटेड प्राइस पे हो। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे और आप बाय कर सकते हैं एक डेटा एनालिस्ट कोर्स फ्रॉम करियर 247 और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन बिकमिंग ए डेटा एनालिस्ट। सो यूज द कोड PD10, सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।